मोकरा औषधि लेने के बाद अधीश 3 दिनों के लिए गहरी नींद में सोया रहा। जब धीरे धीरे उसे होश आया तो उसने अपनी दिमागी शक्ति को सक्रिय किया और अचानक उछलकर उठ बैठा। उसे कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस हुई थी जो उसकी नींद के दौरान कमरे में आया था। अधीश की सारी तंद्रा झटके से दूर हो गई और वो तेजी से जांच करने लगा। कौन था वो और यहां क्या कर रहा था? क्या चौथे राजकुमार के साथी मांत्रिक ही अधीश पर नजर रखे हुए थे? अधीश के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। कौन था और क्यों आया था? फिर एक विचार यह भी आया कि यदि चौथे राजकुमार ने किसी को भेजा होता तो वो उसे जीवित क्यों छोड़ता? क्या कोई है? उसने आवाज लगाई। साथ ही पृथ्वी शरण मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर एक रक्षा कवच बना लिया। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि कुछ परिचित संकेत चिन्ह हवा में तैरने लगे और एक आकृति उस वृत्त में से बाहर निकली। भारी भरकम आवाज में लेकिन शांति से उसने कहा, तो तुम जाग ही गए। अधीश चौंक पड़ा। गुरुजी, आप यहां? प्रणाम गुरुजी। अचानक उसे याद आया और उसने झुककर गुरु सूर्यभान के पैर छू लिए। अधीश चकित था। उसके कमरे में वो रहस्यमयी उपस्थिति वास्तव में गुरु सूर्यभान की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि गुरु सूर्यभान काफी समय से वहां थे। अधीश के विस्मय को देखते हुए गुरु सूर्यभान ने धीमे स्वर में कहा, मैं कल ही राजनगर में आया हूं। मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए यहां ठहर गया। एक विराम के बाद गुरु सूर्यभान की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, अधीश, तुमने जो औषधि ली है वो पारस देव ने तुम्हें अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए दी होगी। मैंने उनकी औषधि के बारे में भी सुना है। मुझे लगा कि उनके कई वर्षों के प्रयोगों के बाद यह औषधि कुछ हद तक प्रभावी भी होगी। हालांकि एक चिंता यह भी थी कि औषधि लेने के बाद तुम गहरी नींद में चले जाते हो और यह बहुत खतरनाक है। कारण जो भी हो, तुम्हें इस तरह की अपरिचित जगह में ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाना चाहिए। गुरु सूर्यभान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अधीश मोकरा औषधि लेने के बाद ही इस तरह सोया है। स्वाभाविक रूप से अधीश को भी खतरे का पता था। सौभाग्य से उसके कमरे में प्रवेश करने वाला वो रहस्यमय व्यक्ति गुरु सूर्यभान थे, वरना न जाने क्या हो जाता। ये सोचकर अधीश थोड़ा डर गया। उसने जवाब दिया, मैं भविष्य में इस तरह का जोखिम नहीं उठाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए। कुछ देर ठहरकर उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप 8वें राजकुमार द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत हैं? गुरु सूर्यभान ने सिर हिलाया और कहा, मैं 8वें राजकुमार की शर्तों पर पहले ही सहमत हो चुका हूं। मैं चौथे राजकुमार से निपटने में महामहिम 8वें राजकुमार की मदद करने के लिए कुछ समय के लिए राजनगर में रहूंगा। ऐसा लगता था कि गुरु सूर्यभान के लिए ईशमणि वास्तव में महत्वपूर्ण थी, वरना गुरु सूर्यभान 8वें राजकुमार द्वारा निर्धारित शर्तों से कभी सहमत नहीं होते। गुरु सूर्यभान ने पूछा, क्या हुआ अधीश? क्या तुम एक और मंत्र विकसित करने की तैयारी कर रहे हो? मोकरा औषधि का सेवन, वो भी इस अनजान जगह पर। यह बात इस ओर इशारा कर रही थी कि अधीश मस्तिष्क क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था। अधीश समझ गया कि गुरुजी से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता और उसने कुछ ही दिन पहले मांत्रिक इलेश के साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में गुरुजी को विस्तार से बताया। उसकी बात सुनकर गुरु सूर्यभान भी कुछ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, आगे और भी बड़ी मुश्किल आ सकती है, इसके लिए तुम्हारी क्या योजना है? अधीश बोला, मेरे पास कोई भी ऐसा रक्षा मंत्र नहीं है जो 7वीं श्रेणी के हमले से मेरी रक्षा कर सके। मैं ऐसा ही एक मंत्र विकसित करने की तैयारी कर रहा हूं। गुरु सूर्यभान बोले, ठीक है अधीश, यदि तुम औषधि लेना जारी रखना चाहते हो तो मैं सामने वाले कमरे में ही ठहर जाता हूं। तुम आराम से अपना काम करो, इस बीच कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कुछ देर और बातचीत करके गुरु सूर्यभान अधीश के कमरे से निकल गए और सामने वाले कमरे में चले गए। अधीश अपने मन में गुरुजी के लिए आदर और कृतज्ञता के भाव महसूस कर रहा था। अब वो आराम और शांति के साथ अपना काम कर सकता था। उधर चौथे राजकुमार के महल में आज कुछ गहमा गहमी सी थी।
एक विशाल कमरे में बैठा चौथा राजकुमार किसी का इंतजार कर रहा था कि एक सेवक ने आकर सूचना दी, महामहिम चौथे राजकुमार, मांत्रिक तपन और मांत्रिक मदन आ चुके हैं। चौथे राजकुमार के हाव भाव अचानक बदल गए। फिर वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा जल्दी करो और दोनों मांत्रिकों को अंदर बुलाओ। मांत्रिक उदानी भी वहां पर था और वो खुद उठकर उन दो मांत्रिकों के स्वागत के लिए बाहर निकल गया और कुछ ही देर में वो उन दोनों को लेकर भीतर आ गया। दोनों ने बिल्कुल एक ही तरह के नीले और सफेद चोगे पहन रखे थे, साथ ही सर पर भी एक नीले रंग का साफा बांध रखा था। चौथा राजकुमार उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन उनके चेहरे देखते ही वो 2 कदम पीछे हट गया। कुछ ही देर पहले मुस्कुराहट से भरा चेहरा अब सख्त हो गया था। उन दोनों के चेहरे पीले थे और उन पर सफेद लाल चकत्ते पड़े हुए थे। ऐसा लगता था कि चेहरे की खाल अभी छीली गई है। छोटे छोटे घावों में से खून और मवाद बह रही थी। उनके चेहरों की आकृति भी अजीब सी भयानक थी। इतने भद्दे और भयानक रूप को देखकर चौथा राजकुमार चकरा गया। उसका पेट जोर से मरोड़ गया, जैसे उसे कय हो जाएगी। फिर भी उसने मुस्कुराकर अपनी घबराहट छिपाई और कहा, मेरी जागीर में आपका स्वागत है। कहिए, यात्रा कैसी रही और आपको राजनगर कैसा लगा? मांत्रिक तपन ने घूर कर चौथे राजकुमार को देखा और मुस्कुराकर बोला, महामहिम चौथे राजकुमार, हम दोनों ने राजनगर की समृद्धि की सराहना करने के लिए हजारों कोस की यात्रा नहीं की है। आप बस जल्दी से यह बताइए कि हमें क्या करना है। हम राजनगर में बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ की दमनकारी आभा हमें बहुत उत्तेजित करती है। मांत्रिक तपन के अजीब और घिनौने चेहरे के साथ साथ उसका व्यवहार भी रूखा था। ये कहते हुए उसने अपना सिर उठाया और छत की तरफ देखा। उसकी नजर मानो मोटी छत से होकर गुजरी और आसमान तक पहुंची हो। चौथा राजकुमार जानता था कि उसका क्या मतलब था। यह उसी संकेत जाल की आभा थी जो लाल मीनार के चारों ओर फैला हुआ था। राजनगर में प्रवेश करने वाला हर मांत्रिक उस दमनकारी शक्ति को महसूस करता था। यह ऐसा महसूस होता था मानो कोई विनाशकारी शक्ति किसी भी समय उसके सिर के ऊपर गिर जाएगी। इसलिए कोई भी इसके आसपास सहज नहीं रह पाता था, विशेष रूप से अधिक शक्तिशाली मांत्रिक, क्योंकि वे खतरे की भावना का निरंतर सामना करने से परेशान हो उठते थे। उनकी उच्च मस्तिष्क क्षमता इस खतरे के बारे में लगातार आगाह कराती थी। चौथे राजकुमार ने हिचकिचाते हुए कहा, मांत्रिक मदन, मांत्रिक तपन, इस बार चीजें बदल गई हैं। शुरू में मेरे उस भोले भाले भाई के पास कोई ताकतवर सहयोगी नहीं था। हालांकि मुझे पता चला कि मेरे प्यारे छोटे भाई ने हाल ही में एक शक्तिशाली मांत्रिक को अपनी ओर मिला लिया है। इसलिए इस बार मुझे डर है कि चीजें काफी परेशानी वाली होंगी। शक्तिशाली मांत्रिक, हाँ, मुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए होगी महामहिम राजकुमार। महामहिम द्वारा शक्तिशाली माने जाने के लिए इस व्यक्ति को निश्चित रूप से असाधारण होना चाहिए। मांत्रिक मदन ने चौथे राजकुमार से पूछा। उसके स्वर में आश्चर्य था। चौथे राजकुमार ने गरिमापूर्ण दृष्टि से सिर हिलाया। सही बात है, ये मांत्रिक वास्तव में असाधारण है। मेरा मानना है कि आप दोनों मांत्रिकों ने मंदार के एक प्रसिद्ध मांत्रिक सूर्यभान के बारे में सुना होगा। सूर्यभान? मंदार का वो गुरु सूर्यभान जिसके पास अंधकार नेत्र है, वो जिसने 7वें स्तर के मांत्रिक काल विजय को मार डाला। मांत्रिक मदन की तिरछी आंखों में अचानक एक चमक सी कौंध गई। चौथा राजकुमार बोला, हाँ, मेरा वो मूर्ख छोटा भाई उसी मांत्रिक सूर्यभान को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गया है। ये जानकर कि चौथे राजकुमार का बताया वो महाशक्तिशाली और असाधारण मांत्रिक सूर्यभान था, मांत्रिक मदन जोर जोर से हंसने लगा। मांत्रिक तपन भी उसके साथ हंस रहा था। उनके चेहरे भी उत्साह से भरे हुए थे। मांत्रिक तपन बोला, इस सूर्यभान के पास अंधकार नेत्र है। ये कोई साधारण अंधेरी शक्ति नहीं है। उसके जैसा छठे स्तर का मांत्रिक अंधकार नेत्र की असली शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है? महामहिम चौथे राजकुमार, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस ढोंगी गुरु को मेरे हाथों मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। मांत्रिक तपन बोला, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है मांत्रिक मदन। मैं अब जल्दी से जल्दी जाकर उसे मारना चाहता हूं। दोनों अब एक दूसरे की ओर देखकर हंस रहे थे।
उन दोनों को ही गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र में दिलचस्पी थी। वे जल्द से जल्द अंधेरी शक्ति पाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लालच को चेहरे पर आने नहीं दिया। लेकिन चौथे राजकुमार का मकसद तो सिर्फ 8वें राजकुमार को हराना था। तपन की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, क्योंकि तुम दोनों सूर्यभान से निपटने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो 10 दिनों के भीतर महाराज पूरे शाही परिवार के साथ एक शिकार यात्रा पर जाने के लिए बुलाएंगे। यही हमारा मौका होगा। मांत्रिक मदन ने चौथे राजकुमार की ओर धूर्त मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, 10 दिन? कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 दिनों के बाद एक बार जब हम सूर्यभान को मार देंगे और 8वें राजकुमार को हराने में आपकी मदद करेंगे, तो महामहिम चौथे राजकुमार अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। चौथे राजकुमार के होठों पर एक टेढ़ी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। चिंता मत कीजिए, मैंने काफी समय पहले ही वे सारी चीजें जुटा ली हैं जिन्हें सौंपने का आपसे वादा किया था। मांत्रिक मदन ने सिर हिलाया और मांत्रिक तपन की ओर देखा। फिर वे दोनों राजकुमार से अनुमति लेकर कमरे से निकल गए। चौथा राजकुमार काफी देर तक उस दिशा में देखता रहा जहां वे दोनों गए थे। चौथे राजकुमार का सपना पूरा होने जा रहा था। मांत्रिक मदन और मांत्रिक तपन के रूप में उसके सपने को साकार करने वाले साथी आ चुके थे। 6 दिन बाद जब अधीश फिर से गहरी नींद से जागा, तो उसे शक्ति का एक तेज प्रवाह अपने मस्तिष्क में महसूस हुआ। उसके चेहरे पर संतोष का संकेत दिखाई दे रहा था। 6 दिनों के अंतराल में उसने 2 बार मोकरा औषधि ली थी। इस बार प्रभाव काफी स्पष्ट था। उनकी मस्तिष्क क्षमता में काफी सुधार हुआ था। अगर वो तीसरे स्तर का एक और मंत्र विकसित करता है तो भी कोई समस्या नहीं थी। ये तीसरे स्तर के पृथ्वी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करने का समय है। तीसरे स्तर के पृथ्वी प्रकार के मंत्र के निर्माण को गति देने के उद्देश्य से अधीश ने अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए मोकरा औषधि का लगातार सेवन किया था। ऐसा इसलिए था ताकि 8वें राजकुमार और चौथे राजकुमार के बीच होने वाली लड़ाई में वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद अधीश ने 8वें राजकुमार द्वारा दिए गए तीसरे स्तर के कुछ मंत्र निकाले। उनमें से एक तीसरे स्तर का पृथ्वी प्रकार का मंत्र था जिसे उत्तम कवच कहा जाता था। इसे एक बार डाले जाने के बाद बड़ी संख्या में पृथ्वी तत्व किसी के शरीर की सतह पर कवच का निर्माण करेंगे। इसमें पूर्ण सुरक्षा का दावा किया गया था। इस कवच को 6ठे स्तर के शक्तिशाली मंत्र के लिए भी असंभव होगा। केवल एक बल जो पूरी तरह से 6ठे स्तर के मंत्र को पार कर गया है या किसी तरह का अंधेरी शक्ति का मंत्र है, सिर्फ वही इसे भेद सकेगा। अधीश ने सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि मंदार में भी उत्तम कवच मंत्र नहीं पाया जा सकता है। केवल लालगढ़ के शाही परिवार और बहुत बड़े मांत्रिक संगठनों के पास ये मंत्र है। अधीश ने ध्यान से याद किया। उसे मंदार में भी ये मंत्र नहीं मिला था। काफी देर तक वो किताब में डूबा रहा। वो ये भी सोच रहा था कि इतने महत्वपूर्ण मंत्र मुझे सौंपकर 8वें राजकुमार ने अपनी उदारता और ईमानदारी का प्रदर्शन किया है। उसने किताब बंद कर दी और मंत्र आकृतियों का निर्माण करने लगा। इसके बाद मंत्र याद करके उसका अभ्यास करना था और इस काम में उसे कुछ समय लगने वाला था। उधर चौथा राजकुमार शिकार वाले दिन का इंतजार कर रहा था। इसमें अब थोड़ा ही समय शेष रह गया था। लेकिन क्या 8वां राजकुमार और उसके साथी, खास तौर पर अधीश, क्या उस मुकाबले के लिए समय पर तैयार हो पाएगा? क्या 8वें राजकुमार को चौथे राजकुमार के इरादों की भनक लग जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।